चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से है? क्लास 11 का है। कौन सा टॉपिक? लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। अब देखिए ये लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसके आधार पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सिलेक्शन होता है एग्जाम के लिए तो किस टाइप का है। लॉ ऑफ मोशन किसका थ्योरी था? न्यूटन का। अब देखिए न्यूटन ने सबसे पहले क्या खोजे थे, मतलब जो आविष्कार हो जो किए थे, सबसे पहले था गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जब खोज किए थे वो 1665 ईस्वी था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को जब पब्लिश किया गया, पब्लिक के लिए जब छोड़ा गया, तब यह था 1687। मतलब सोचिए कितना साल के बाद उसको पब्लिश किया गया था। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत हार्डली टॉपिक था। न्यूटन तक खोज कर लिया लेकिन पब्लिक को समझ में आएगा तब ना। लेकिन उसी के बीच वो क्या खोज कर दिया, जो फिजिक्स का मेरुदंड कहा जाता है वो टॉपिक को, जो फिजिक्स में अगर वो टॉपिक अच्छा से नहीं पढ़े तो समझ जाइए पूरा फिजिक्स अधूरा है। वो टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स, और टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। यांत्रिकी बोले तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि फिजिक्स का सबसे आदि शाखा आई है यांत्रिकी। अगर यांत्रिकी के बारे में समझ में नहीं आया है तो समझ जाइए फिजिक्स में ग्रेजुएशन एमएससी पीएचडी करके कोई फायदा उतना नहीं होगा जो सोच रहे हैं। अब देखिए यांत्रिकी है क्या? ये फिजिक्स का आदि शाखा है। ये क्लासिकल फिजिक्स में आता है। पहले तो फिजिक्स का जब शुरुआत हुआ था 1600 ईस्वी में, तब क्या यांत्रिकी भौतिकी का सबसे आदि शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति के बारे में अध्ययन कराती है। बात सही है। यांत्रिकी मतलब गति से संबंधित है तो समझ जाइए किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट है। ये किसका थ्योरी था? न्यूटन का। लेकिन न्यूटन शुरू कर दिए थे, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ खोज वहीं पर क्लियर कर दिए थे। बहुत सारे चीज लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स में आए। गैलीलियो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, गैलीलियो आए, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आए, बाद में इसको रिसर्च करके ठीक ठाक कर दिए कि पहली बार ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीज गलत बोल के चल गए थे। कौन? न्यूटन। लेकिन उस समय के लिए सही था। बाद में जब अल्बर्ट आइंस्टीन आए तो ग्रेविटेशन को बढ़िया से समझा दिए कि नहीं ऐसे वास्तव में नहीं होता है, इस टाइप का होता है। तो उसके बारे में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल में। तो चलिए लॉ ऑफ मोशन में जो है टॉपिक, तो क्या बोल रहे हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है। आप देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नियम क्या है? सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल के पढ़ने से पहले न्यूटन के नियम है। अब गुरुत्वाकर्षण बल तो पहले खोज हुआ था लेकिन पहले ये पेपर में नहीं दिया जाता। मतलब टॉपिक्स फिजिक्स में पहला टॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। पहले तो मेजरमेंट, उसके बाद सीधा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो टॉपिक आएगा भी नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए पहला नियम क्या था, बहुत इजी ढंग से समझा दिया मैकेनिक्स में, तब समझ में आया गुरुत्वाकर्षण बल। क्या समझे? कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर में रहेगा, और गति में है तो गति में रहना चाहते हैं। कब तक? जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य न करे। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन के पहला नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्रथम नियम किससे रिलेटेड है, तो उससे पहले फिर वो बढ़िया से समझा दे न्यूटन। सबसे पहले वो परिभाषा दिखा दे बल का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। F = ma। फोर्स का परिभाषा पहले समझाया, उसके बाद समझा दिए जड़ का मतलब इनर्शिया, उसके बाद आए फर्स्ट लॉ। फिर सेकंड लॉ समझाने से पहले संवेग को समझा दिया, उसके बाद आए सेकंड लॉ। बस बहुत इजी ढंग से समझा दिया। बस पब्लिक को समझ में आ रहा है बहुत इजीली, स्टूडेंट को भी आ रहा है बहुत इजीली, तब आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इसी ढंग से समझाए थे न्यूटन। अब देखिए प्रथम नियम परिभाषित करता है। चार ऑप्शन दिया है। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब जैसे आप लोग बॉडी में देखते हैं जड़त आघूर्ण। अब देखिए जड़त हर कार्य दे दिया। अब देखिए बल क्या है? किसी वस्तु को हटा दे या हटाने का प्रयास करते वह बल। लेकिन बात क्या है? कोई वस्तु अगर स्थिर में रहेगा तो स्थिर में रहना चाहता है, और गति में रहे तो गति में रहना चाहता है। जैसे टेबल पर रखी हुई किताब टेबल पर ही रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य न करे।
अब देखिए बात क्या है, ये किससे रिलेटेड है? जड़त्व से। इसको हम लोग बोलेंगे जड़त्व। तो पहला नियम किससे रिलेटेड आएगा? ना कार्य से, ना जड़ता गुण से, ना ऊर्जा से। किससे आएगा? जड़, जो इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। पहला तो कंप्लीट हो गया, सही आंसर होगा जड़त्व। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम किस राशि की माप प्राप्त होती है? संवेग, आवेग, बल, त्वरण। संवेग क्या है? संवेग द्वितीय राशि से किसकी माप प्राप्त होती है? आप देखिए माप जो है वो समझा दी, आप इस बंदे एम बल बराबर द्रव्यमान त्वरण। ये कैसे समझा है? संवेग से। संवेग परिवर्तन की दर उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करती है। मतलब देखिए डेल पी बटे डेल टी समानुपाती एफ, यह न्यूटन का दूसरा नियम पर आधारित है। मतलब क्या है? कोई वस्तुमान पे स्थिर है, वो पहले समझे संवेग p mv। देखिए इसको पहले, कोई वस्तु द्रव्यमान लेके बैठा हुआ है, लेकिन अगर स्थिर में है तो वेग 0 है तो संवेग 0 हो गया। अगर वो चल रहा है तो वेग हो गया, तो संवेग भी बढ़ेगा। वेग 0 संवेग 0, वेग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा संवेग भी बढ़ते जाएगा। बस इसी ढंग से समझा दिए हो। संवेग परिवर्तन की दर उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करती है। समझ में आया? ये न्यूटन का दूसरा नियम है। मतलब संवेग पूरब की ओर जा रहा है तो बल भी पूरब की ओर ही लग रहा है। बस इसमें F = ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण का प्रूफ, ये वाला इक्वेशन है। तो क्या है? संवेग 9, आवेग 9, बल क्या है? ये बल की माप को बताता है सेकंड लॉ से। F = ma, द्वितीय नियम से किस राशि की माप प्राप्त होती है? क्योंकि द्वितीय राशि F = ma, F क्या है? बल है, M द्रव्यमान है, A एक्सेलरेशन त्वरण है। यहाँ पर बल की माप को बताती है। क्या सही आंसर हो जाएगा? बल। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? आप देखिए पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये तो हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पहला नियम आगे बोले, टेबल पर रखी हुई किताब, कोई वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर में रहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहता है जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे टेबल पर रखी हुई किताब, ये पहला नियम। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि टेबल में कोई किताब है, उसको जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक वो हटेगा भी नहीं। और बल का परिभाषा पहले क्या बताते न्यूटन कि बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को हटा दे या हटाने का प्रयास करता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि हटा ही सकता है। मान लीजिए घर की दीवार में हम धकेल रहे हैं, क्या कोई गारंटी है कि वो गिर जाएगा घर? नहीं भी गिर सकता है, लेकिन उसके हिसाब से फोर्स अगर लगाया जाए तो गिर भी सकता है। जैसे भी आएगा राके तो धकेल देगा तो आराम से गिर सकते हैं। तो ये होगा बल। तो अब देखिए न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट लॉ ही आएगा। क्यों? फर्स्ट लॉ में हम लोग वही देखें कि बल से रिलेटेड है। किसी वस्तु को हटाना चाहते हैं तो उसमें बल ना लगाएंगे, तो इसी यही है बल। तो बल का परिभाषा किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में उसकी माप बताती है, परिभाषा नहीं बोलती है। सेकंड लॉ का अभी हम लोग बात की है। सेकंड लॉ आपके जो में उसके परिमाण को बताती है, लेकिन उसका परिभाषा नहीं आती है। थर्ड लॉ क्या है, इसके आगे हम चर्चा करते हैं। फोर्थ लॉ जो कि न्यूटन का फोर्थ लॉ नहीं होता है। ये एक लॉजिक होता है कि बहुत सारे देखिएगा रील्स वगैरह में बना देते हैं। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, जैसे आप लोग जैसे ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो जितना स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में वो आधा हो जाता है टेस्ट के टाइम। तो हम लोग बोलते हैं कि टेस्ट के टाइम आधा स्टूडेंट उपस्थित होना या न्यूटन का चौथा लॉ है। तो हम लोग ऐसे लॉजिक में बोल देते हैं, लेकिन ऐसा चौथा नियम वास्तव में होता ही नहीं है। अगर कोई बोल रहे तो समझो मजाक है। अब देखिए आगे परितक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? आप देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ यही परिभाषा बोलती है। प्रत्येक क्रिया का समान लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट के नाम धरती में पटकेंगे तो धरती उतरे फोर्स के साथ ऊपर के उछाल देता है। दूसरी
कोई भी क्रिकेट गेंद दीवार में पटकेंगे तो दीवार के उठने बल के साथ विपरीत दिशा में उछाल लेता है। तो ये कौन सा नियम है भाई? न्यूटन का थर्ड लॉ। दूसरा बात, जैसे हम तालाब में तैरते हैं, स्विमिंग, जैसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं मतलब तैरते हैं, तो हाथ हमें मारकर पीछे की ओर, बल लगा तो पीछे की ओर, लेकिन भागते हैं आगे की ओर। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। दूसरी बात, आसमान में जब, आकाश में जब पक्षी उड़ती है, जितने सारे पक्षी हैं या एरोप्लेन उड़ती है, तो उसमें हवा होना चाहिए। बिना हवा के एरोप्लेन भी नहीं उड़ सकती है और पक्षी भी नहीं उड़ सकती, चाहे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा भी दे तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। आसमान में जैसे मान के चलो निर्वात में कोई पक्षी को छोड़ दे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, फिर भी नहीं उड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हवा को पीछे को धकेलती है और पक्षी उड़ती है आगे की ओर। इसलिए आसमान में निर्वात में अगर पक्षी को छोड़ दिया जाए तो पक्षी नहीं उड़ सकती है, ये नहीं होगा सही आंसर। लेकिन बात क्या है, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गति का कौन सा नियम है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। यहाँ पर भी फोर्थ लॉ दिया गया है, लेकिन फोर्थ लॉ वास्तव में आप क्या बोले, वास्तव में फोर्थ लॉ नहीं होता है। कोई टीचर पूछ रहे तो वहां पर क्या बोलना है, हम लोग भी कभी कभी स्टूडेंट को बोल देते हैं, कोई नया स्टूडेंट जब अटेंड होता है कोचिंग में तो हम लोग भी सवाल कर देते हैं, बोलो क्या पढ़ के आए हैं लोअर क्लास, न्यूटन का चौथा नियम बोल के सुनाओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बात बोलते सर पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं, लेकिन बाबू ऐसा बात नहीं है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में पूरा नियम को क्लियर कर दिए। चौथा नियम की जरूरत नहीं पड़ा, अगर पढ़ता तो जरूर आता। फर्स्ट लॉ में सब कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए सेकंड लॉ आया। सेकंड लॉ देने के बाद भी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसलिए थर्ड लॉ आया। और थर्ड लॉ में सब कुछ गति के बारे में, जितने सारे ये टॉपिक हैं, लॉ ऑफ मोशन, जितने सारे चीजें सब कुछ क्लियर हो गया, तो फोर्थ लॉ आने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर पढ़ता तो जरूर आता, लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ है। तो चलिए आज का क्लास ये टॉपिक इतना ही था। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट दिन।